हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ-IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, नीट 2024 के परिणामों को लेके काफी बड़ी अनियमितताओं के आरोप लगाए जा रहे हैं। इन्हीं खबरों के मद्देनजर एक ऐसा राज्य है, यानी तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां के मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पे कहा कि नीट के दुष्परिणामों को उन्होंने बहुत पहले ही भांप लिया था। और तमिलनाडु में विशेष तौर पे यदि हम तमिलनाडु की बात करें तो नीट परीक्षा को लेके विरोध लंबे समय से वहां पे जारी है और नीट परीक्षा को खत्म करने को लेके वहां की विधानसभा के द्वारा एक विधेयक भी पारित किया, जो अभी राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए रखा हुआ है। आज की इस परिचर्चा में हम बेसिकली समझेंगे नीट की परीक्षा को लेके क्या मुद्दे हैं, विशेष तौर पे तमिलनाडु सरकार के द्वारा जो AK राजन समिति बनाई थी उसने क्या रिकमेंडेशन दी थी नीट परीक्षा को लेके और क्या दुष्परिणाम बताए थे। इन सारे मुद्दों पे हम आज की संक्षिप्त परिचर्चा में बात करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि जो तमिलनाडु के CM हैं MK स्टालिन, उन्होंने इस परीक्षा को लेके विरोध को रेखांकित किया है और स्पष्ट तौर पे जो नीट UG के परिणाम आए हैं उनको लेके जो विरोध चल रहा है उसके संदर्भ में इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि उनकी सरकार यानी तमिलनाडु की सरकार नीट के खतरे को भांपने वाली पहली सरकार थी और इसके खिलाफ बड़े पैमाने पे अभियान भी चलाया था। बड़े स्तर पे विरोध आंदोलन हुए थे तमिलनाडु के अंदर और वहां की सरकार नीट के अगेंस्ट थी। इसी के संदर्भ में बिल भी लेके आए थे, उसकी भी बात हम आज की इस परिचर्चा में करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम नीट 2024 के रिजल्ट की यदि संक्षेप में बात करें तो इस बार 67 टॉपर हैं। ध्यान रखिएगा, नॉर्मली 2 से 3 टॉपर होते थे लेकिन 67 टॉपर्स हैं। दूसरा मुद्दा, इस बार लगभग 1500 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनको समय की हानि के लिए ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं और ग्रेस मार्क्स भी बड़े संख्या में लगभग 70, 80 नंबर का ग्रेस दिया हुआ है। आप सोच के देखिए कि नीट जैसे एग्जाम में जहां लगभग 24 लाख के आसपास बच्चों ने परीक्षा दी, मात्र 1 लाख के आसपास MBBS की सीटें हैं, वहां पे 70 से 80 नंबर आपकी रैंक को कहां से कहां लेके जा सकते हैं। और आरोप लगाया जा रहा है कि ये एक विरोध, एक भेदभाव परक प्रणाली है। ध्यान रखिएगा। इसके साथ बड़े स्तर पे लगभग 44 शीर्ष उम्मीदवारों को केवल इसलिए ग्रेस अंक दिया क्योंकि उन्हें गलत उत्तर दिया था, क्योंकि जो 12वीं की NCERT है उसमें एक संस्करण में कोई अशुद्धि थी। यानी वो पुरानी NCERT और नई NCERT का विवाद है, उस पे हमें नहीं जाना है। बेसिकली काफी बड़े विवाद उभरे इस नीट 2024 के परिणाम को लेके। ध्यान रखिएगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस नीट UG को आयोजित करती है और इन ग्रेस मार्क्स पाने वालों की समीक्षा के लिए फाइनली विरोध के बाद एक समिति गठित कर दी है। ये तो है वर्तमान की परिघटना। इस परिघटना को लेके तमिलनाडु के जो CM है स्टालिन, उन्होंने क्या कहा? इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि सत्ता में आने के बाद यानी 2021 में ही हमने नीट आधारित प्रवेश प्रक्रिया के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए न्यायमूर्ति AK राजन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय आयोग का गठन किया था। व्यापक डेटा विश्लेषण, छात्रों, अभिभावकों, जनता से प्राप्त इनपुट के आधार पे समिति की रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी और नीट की गरीब विरोधी और सामाजिक न्याय विरोधी प्रकृति को उजागर करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों के साथ साझा की गई थी। अभी हम उस रिपोर्ट की भी बात करेंगे। AK राजन समिति ने किस तरीके से नीट को गरीब विरोधी और सामाजिक न्याय विरोधी करार दिया था, अलग अलग डेटाज के माध्यम से। हम उन डेटाज की भी यहाँ पे बात करेंगे। तो इन्होंने कहा कि हमने इस प्रकार की प्रणाली का पहले ही विरोध किया था और इसके परिणाम अब दिख रहे हैं विशेष तौर पे 2024 के परिणामों को लेके विवाद के संदर्भ में। यहाँ पे सबसे पहले अभी मैं बता दूं कि नीट क्या है। तो नीट एक अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा है जो भारत भर में जो सरकारी और निजी कॉलेज हैं, जिसमें मेडिकल, डेंटल, आयुष पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आयोजित कराई जाती है। हर साल 700 से अधिक मेडिकल कॉलेजों में 1 लाख से अधिक MBBS सीटों के लिए लगभग 24 लाख उम्मीदवार उपस्थित हुए हैं। इस बार का यदि डेटा देखें, लगभग 24 लाख उम्मीदवारों ने ये परीक्षा दी थी। अब यदि हम AK राजन समिति की बात करें, इस समिति का गठन किया गया था नीट के परिणामों को देखने के संदर्भ में और इन्होंने अलग अलग डेटा विश्लेषण के माध्यम से ये पाया कि नीट के परिणाम स्वरूप जो एक तरीके से क्षेत्रीय भाषी
स्कूलों से पढ़ने वाले बच्चे हैं यहाँ पे, क्योंकि तमिलनाडु का मुद्दा था, जो तमिल स्कूलों से तमिल माध्यम से पढ़ने वाले बच्चे हैं, गरीब पृष्ठभूमि के बच्चे हैं, जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे हैं, वो कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं। और जो शहरी पृष्ठभूमि या हम कहें उच्च मध्यम वर्ग के जो बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल से जो पढ़े हुए हैं, उनकी संख्या नीट आयोजित होने के बाद मेडिकल कॉलेजों में बढ़ी है। यदि हम कुछ डेटाज की बात करें तो सबसे पहले यदि हम पहले डेटा की बात करें तो इन्होंने ये पाया कि 2017-18 में नीट जब से लागू हुआ उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों, तमिल माध्यम से पढ़ने वाले क्षेत्रों, कम आय वाले परिवारों और तमिलनाडु राज्य बोर्ड से पढ़ने वाले जो छात्र हैं उनको राज्य के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश में कमी आई है। स्पष्ट तौर पे इन्होंने डेटा दिया। दोस्तों यदि हम एग्जैक्ट डेटा की बात करें तो 2010-11 से लेके 16-17 तक, यानी जब तक नीट नहीं थी, अंग्रेजी माध्यम के छात्रों को मेडिकल कॉलेज में लगभग 80.2% से सीटें बढ़ गई 85.12 सीटें। यदि इसी की तुलना करें हम तमिल माध्यम के छात्रों, जिनका परसेंटेज 2010-11 में लगभग 19.79% के आसपास था, यानी 20% के आसपास था, वो घट के 16-17 में 14.88% रह गया। तो पहला मुद्दा तो इन्होंने बताया कि साफ तौर पे जो तमिल माध्यम के जो बच्चे हैं उनकी सीटों की संख्या कम हुई है। दूसरे यदि डेटा की बात करें 10-11 से 16-17 तक, यानी नीट से पहले की अवधि में ग्रामीण क्षेत्रों के जो छात्र थे उनका सरकारी मेडिकल कॉलेजों में औसतन परसेंट था 61.5% के आसपास ग्रामीण छात्रों का। 2020-21 में यह आंकड़ा 61% से घटकर लगभग 59.91 यानी लगभग 50% के आसपास हो गया। यानी ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चों की संख्या है उनका परसेंटेज यहाँ पे बड़े स्तर पे घटा है। यदि हम सरकारी मेडिकल कॉलेज में शहरी छात्रों की हिस्सेदारी की बात करें तो नीट से पहले जहां ये 38% थी, नीट के बाद ये 50% के आसपास हो गई। तो एक बड़ा चेंज हम देख रहे हैं, एक बड़ा शिफ्ट हम देख रहे हैं इस परीक्षा के माध्यम से। किस तरीके से ग्रामीण या जो हम कहें कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि वाले जो बच्चे हैं उनकी हिस्सेदारी कम हुई है। उसके पीछे इन्होंने तर्क दिए कि एक तो जो कोचिंग कल्चर है, जो गरीब पृष्ठभूमि के बच्चे हैं वो इतनी महंगी कोचिंग लेने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। दूसरा मुद्दा इन्होंने बताया कि बड़े स्तर पे ड्रॉप आउट करके कि भाई एक साल ड्रॉप कर दिया, अगले साल एग्जाम देंगे, तो ये क्षमता अपर मिडिल क्लास के बच्चों में हो सकती है। जो गरीब पृष्ठभूमि के बच्चे हैं वो बार बार ड्रॉप करके अपनी रैंक को सुधार करने का जो एक तरीके से साहस है वो नहीं दिखा पाते हैं, क्योंकि उनके पास संसाधन सीमित होते हैं। तो ऐसी प्रवृत्तियों के चलते जो इंग्लिश मीडियम है या जो हाई क्लास के जो बच्चे हैं, अपर मिडिल क्लास के जो बच्चे हैं, शहरी क्षेत्रों के जो बच्चे हैं, उनका प्रतिनिधित्व नीट परीक्षाओं में बढ़ रहा है। तो इस तरीके से ए.के. राजन समिति ने इन अलग अलग डेटाज के विश्लेषण के माध्यम से स्पष्ट तौर पे ये कह दिया था कि नीट के आधार पे यानी ये जो प्रतियोगी परीक्षा के आधार पे ये जो एडमिशन है ये बंद होना चाहिए, विशेष तौर पे तमिलनाडु की यदि हम बात करें तो। नीट के बाद की अवधि में उच्च आय वाले परिवारों के छात्रों की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है और गरीब परिवारों की छात्रों की हिस्सेदारी में कमी आई है। ऑल ओवर ये बात कही इस ए.के. राजन समिति में। इस प्रकार के विश्लेषण के बाद यदि हम देखें तो पैनल ने एक विशिष्ट सिफारिश दी थी और इस सिफारिश में कहा था कि एमबीबीएस और उच्च चिकित्सा अध्ययन में विविध सामाजिक प्रतिनिधित्व को कमजोर किया है नीट ने और समाज के समृद्ध वर्गों को लाभ पहुंचाया है। तो ऐसे में कुछ कदम उठाने चाहिए। इन्होंने सिफारिश की थी कि सभी बोर्डों में समानता सुनिश्चित करने के लिए सामान्यीकृत HSC स्कोर, यानी जो 12वीं का स्कोर होता है, उस स्कोर को प्रवेश मानदंड के तौर पे इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये सिफारिश की थी इस ए.के. राजन समिति ने, ध्यान रखिएगा। और यदि हम वर्तमान की बात करें तो इन रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों के आधार पर नीट से छूट की मांग करने वाला जो विधेयक है वो तमिलनाडु विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित किया गया, लेकिन तमिलनाडु के राज्यपाल की ओर से अत्यधिक देरी की गई थी, इसे वापस लौटा दिया गया था, फिर से इसे पारित किया गया और अभी ये राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए लंबित है। यानी अभी तक राष्ट्रपति ने इस पे मंजूरी नहीं दी है, ध्यान रखिएगा। और इस विधेयक में एक जो बड़ा क्राइटेरिया है वो ये है कि 12वीं क्लास के अंकों के आधार पे ही जो
प्रवेश दिया जाएगा इस तरीके की चिकित्सा अध्ययनों में। ध्यान रखिएगा, ये है पूरा का पूरा मुद्दा। यानी हम ऑल ओवर ये कह सकते हैं कि आखिर तमिलनाडु नीट परीक्षा का, जो प्रवेश परीक्षा का विरोध क्यों कर रहा है। तो पहला मसला है संघवाद का उल्लंघन। यहां पे ध्यान रखिएगा, नीट ने सरकारी क्षेत्र में जो मेडिकल स्नातक है उनके लिए राज्यों के इन सर्विस कोटा, यानी राज्यों की अपनी कुछ सीट्स होती थी, उसको समाप्त कर दिया है। तो ये संघवादी जो एक आधार है उसका उल्लंघन है। कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा में अंकों के आधार पे जो तमिलनाडु राज्य है वो इस तरीके के एडमिशन देता था, तो इस प्रणाली को इसने बंद कर दिया है। इसके साथ ही वंचित छात्रों को अवसर देने से इनकार कर दिया। ध्यान रखिएगा, गरीब और वंचित छात्रों के हितों को नुकसान हुआ है इस तरीके की प्रणाली से, क्योंकि कोचिंग कल्चर बड़े स्तर पे बढ़ा है। यदि हम बात करें, दोबारा परीक्षा देने वाले लगभग 2021 में 71% के आसपास थे, इनका सफलता रेशियो ज्यादा है। पहली बार परीक्षा देने वालों के साथ ये एक बड़ा भेदभाव है। कोचिंग संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है और जो बच्चे कोचिंग को अफोर्ड कर सकते हैं उनको कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष लाभ हो रहा है इस तरीके की प्रणालियों से। और छात्र आत्महत्याएं, ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु में बड़े स्तर पे नीट परीक्षा के आने के बाद बड़े स्तर पे छात्रों की आत्महत्याएं बढ़ी थी, जिसके चलते भी इस मुद्दे ने काफी तूल पकड़ा था। अब आने वाला समय ये बताएगा कि एक तो इस परिणाम को लेके क्या निष्कर्ष निकलता है, क्योंकि रिट जारी की गई है कोर्ट में, तो अब कोर्ट क्या निर्णय देता है और फाइनली 2024 को लेके क्या निर्णय निकलता है, ये समय, आने वाला समय ही बताएगा। और तमिलनाडु का जो ये विधेयक है, इस पे राष्ट्रपति की मंजूरी मिलती है या नहीं मिलती है, उसके बाद की क्या प्रक्रिया है, उस पे भी हम आगे चर्चा करेंगे जब उसका रिजल्ट आएगा। साथ ही तमिलनाडु के इस आधार का एक दूसरा पक्ष भी है, इसकी कुछ विशेषज्ञ आलोचना भी करते हैं और वो ये कहते हैं कि यदि तमिलनाडु ने केवल 12वीं के अंकों के आधार पे ही प्रवेश को वैधता दे दी और ये विधेयक यदि पारित होता है, तो कहीं ना कहीं ये राज्य में क्वालिटी को गिराएगा। ध्यान रखिएगा, क्वालिटी के स्तर को गिराएगा, क्योंकि डॉक्टर्स एक ऐसा आधार है जहां पे क्वालिटी सबसे ज्यादा मैटर करती है। तो कुछ विशेषज्ञ इस आधार पे इसकी आलोचना भी करते हैं। तो ये एक छोटी सी परिचर्चा थी। आपका क्या विचार है? क्या तमिलनाडु राज्य की जो मांगे हैं वो सही हैं? और क्या सजेशंस हो सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही यदि आप 2025, 26 या 27 में यूपीएससी का अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे P2I फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, ये 15 जून से शुरू हो रहा है। एडमिशन लेना है, बेहतर तरीके से प्रिपरेशन करनी है तो स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे जाना है, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, उस लिंक पे जाके एडमिशन ले लेना है। एडमिशन लेने से पहले आपको कोड यूज करना है LDLIVE, LD लाइव का LD लाइव कोड के साथ ये बैच आपको मात्र 27,999 में मिल जाएगा। इसके साथ ही यदि आप वैकल्पिक विषय पढ़ना चाहते हैं, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भूगोल, हिंदी साहित्य, इनमें से कोई भी वैकल्पिक विषय आपको पढ़ना है तो आप जुड़ सकते हैं हमारे बैचेस से। 17 जून से शुरू हो रहे हैं। LDLIVE, LD लाइव कोड का प्रयोग करके आप एडमिशन ले सकते हैं मात्र 15,999 में। ललिता दहिया अकेडमी टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं। मिलेंगे इसी तरीके की अगली परिचर्चा में। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।